हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी कहानी। हेलो, कैसी हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना? किसी बात की टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर अभय की आवाज़ सुनते ही रीवा का चेहरा खिल उठा। अगर सुबह शाम दोनों वक्त अभय का फ़ोन ना आए तो उसे बेचैनी होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? सिंगापुर में तो इस समय दोपहर होगी, तुमने लंच ले लिया? अच्छा, इंडिया आने का कब प्लान है? करीब 10 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए। देखो, अब मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे यह लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज पसंद नहीं है। एक ही सांस में रीवा सब कुछ कह गई। बेशक उन दोनों की रोज़ बातें होती हैं, फिर भी रीवा के पास कहने को इतना कुछ होता है कि फ़ोन आने के बाद वह जैसे चुप ही नहीं होना चाहती है। वह भी क्या करे, उनकी शादी हुए अभी 2 साल ही तो हुए हैं और शादी के 2 महीने बाद ही सिंगापुर की एक कंपनी में अभय की नौकरी लग गई थी। वहाँ सेटल होकर ही वहाँ रीवा को बुलाना चाहता था, पर अभी भी वह इतना सक्षम नहीं हुआ था कि अपना फ्लैट खरीद सके। ऊपर से वहाँ के लाइफस्टाइल को मेंटेन करना भी आसान नहीं था। कुछ पैसे उसे इंडिया भी भेजना पड़ता था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी रीवा से दूर रहने को मजबूर था। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर यहाँ दूरी नहीं सहन करनी पड़ेगी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफ़ी तरक्की कर ली है और थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। अभय से फ़ोन पर बात कर कुछ पल तो रीवा को तसल्ली हो जाती कि अब वह जल्दी अभय के साथ होगी, पर फिर मायूस हो जाती। इंतज़ार करते करते ही तो इतना समय बीत गया है। बस यही सोचकर खुश रहती कि चलो, अभय उससे रोज़ फ़ोन पर बात तो करता है। बातें भी बहुत लंबी लंबी होती थी, वरना एक अनजान भय उसे घेरे रहता था कि कहीं वह वहाँ एक अलग गृहस्थी न बसा ले, इसलिए वह उसके साथ रहने को बेचैन थी। वैसे भी जब लोग उससे पूछते कि अबे उसे साथ क्यों नहीं ले गया तो वह उदास हो जाती। दूर रहने के लिए तो शादी नहीं की जाती। उसकी फ्रेंड्स अक्सर उसे लॉन्ग डिस्टेंस कपल कहकर छेड़ती तो उसकी आंखें नम हो जाती। रीवा, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ बुला सकूँ। तुम आने की तैयारी करना शुरू कर दो। जल्द ही मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा दूंगा, फिर हम घूमने चलेंगे। बोलो, कहाँ जाना चाहती हो? मलेशिया चलोगी? यह सुनते ही रीवा रो पड़ी। जहाँ तुम ले जाना चाहो चल दूंगी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत देश है। अबे से बात करने के बाद रीवा का मन कई सपने सजोने लगा। अब जाकर उसका सही मायनों में वैवाहिक जीवन शुरू होगा। वह खरीदारी और पैकिंग करने में जुट गई। रात को भी अबे से बात हुई तो उसने फिर बात दोहराई। अबे के फ़ोन आने का एक निश्चित समय था, इसलिए रीवा फ़ोन के पास आकर बैठ जाती। लैंडलाइन पर ही वह फ़ोन करता था। उस दिन भी सुबह से रीवा अभय के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन समय बीतता गया और फ़ोन नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि फ़ोन ना आए। सोचा कि बिज़ी होगा, शायद बाद में फ़ोन करे, पर उस दिन क्या, उसके बाद तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, पर अभय की ना तो कोई खबर आई और ना ही फ़ोन। पहले तो उसे लगा कि शायद अभय का सरप्राइज़ देने का यह कोई तरीका हो, पर वक्त गुजरने के साथ उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ मिला। कंपनी के नंबर पर किया तो किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सिंगापुर में अभय एक फ्रॉड के केस में फंस गया था। 10 दिनों से वह जेल में बंद था। उसे लगा कि अगर रीवा को यह बात पता चलेगी तो ना जाने वह कैसे रिएक्ट करे। कहीं वह उसे गलत न समझे और यह सच मान ले कि उसने फ्रॉड किया है। कंपनी ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे जेल से बाहर निकाल कर केस क्लोज कर देगी, इसलिए अभय ने सोचा कि बेकार रीवा को क्यों बताए। जब केस क्लोज हो जाएगा तो वह इस बात को यहीं दफन कर देगा। इससे रीवा के मन में किसी तरह की शंका पैदा नहीं होगी कि उसका पति बेईमान है। असल में अभय जिस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइज़र था, उसके एक क्लाइंट ने उस पर $30,000 की गड़बड़ी
करने का आरोप लगाया था। क्लाइंट का कहना था कि उसने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उसका विश्वास जीता और बाद में उसके अकाउंट में गड़बड़ी कर यह फ्रॉड किया। असल में यह अकाउंट में हुई गलती थी। डेटा खो जाने यानी गलती से डिलीट हो जाने की वजह से यह सारी परेशानी खड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस ने अभय को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फ्रॉड करने के लिए कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और फाइन भी लगाया था। उसे अपनी बात कहने या प्रमाण पेश करने तक का अवसर नहीं दिया गया। वहाँ पर एक इंडियन पुलिस अफसर ही उसका केस हैंडल कर रहा था और वह इस बात से नाराज़ था कि भारतीय हर जगह बेईमानी करते हैं। आप यकीन मानिए सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अभय की बात सुन पुलिस अफसर करण बोला, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। पकड़े गए हो तो अपने को बेगुनाह साबित करने में बरसों भी लग सकते हैं और यह भी हो सकता है कि 2-3 दिन में छूट जाओ। करण साहब, अभय बेगुनाह है, यह बात तो उनकी कंपनी भी कह रही है। केवल क्लाइंट का आरोप है कि उन्होंने $30,000 का फ्रॉड किया है। कंपनी तो सारी डिटेल चेक कर क्लाइंट को एक निश्चित समय पर पैसा भी देने को तैयार है। हालांकि उसके लिए अभय को भी पैसा भरना पड़ेगा। बस 1-2 दिन में मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगा, अभय के वकील ने कहा। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देशवासी बदनाम ना हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को हम क्या उत्तर दें? वह बार बार हमें फ़ोन कर रही है। उसने तो पुलिस को इन्फॉर्म करने को भी कहा है। अपनी टूटी फूटी हिंदी में कंपनी के मालिक जॉन ने पूछा। सर, आप प्लीज़ उसे कुछ न बताएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे बेईमान समझे, वह मुझे छोड़कर चली जाए। हो सकता है वह मेरे जेल में होने की बात सुन डिवोर्स ही ले ले। नो नो सर, डोंट टेल हर एनीथिंग एंड ट्राई टू अवॉइड हर फ़ोन कॉल्स। मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ, पर वह तो यहाँ आने की बात कर रही थी। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? जॉन की बात सुनकर अभय के चेहरे पर पसीने की बूंद झिलमिला उठी। वह जानता था कि अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पहले उसे डिलीट हुए डेटा को कैसे भी दोबारा जनरेट करना होगा और वह करना इतना आसान नहीं था। $30,000 उसके पास नहीं थे जो वह चुका पाता। कंपनी भी इसी शर्त पर चुकाने वाली थी कि हर महीने उसकी सैलरी से अमाउंट काटा जाएगा। वह जानता था कि वह इस समय चारों ओर से घिर चुका है। कंपनी वाले बेशक उसके साथ थे, वकील भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे रीवा की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने दिनों से उसने कोई फ़ोन नहीं किया था, इसलिए वह तो अवश्य घबरा रही होगी। हालांकि अभय के कुलीग का कहना था कि उसे रीवा को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे उसे कम से कम अभय के ठीक ठाक होने की खबर तो मिल जाएगी। हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल ले। मगर अभय इस बात को लेकर भयभीत था कि कहीं रीवा उसे गलत न समझ बैठे। जितना आदर सम्मान और प्यार वह उससे करती है, वह कहीं ख़त्म ना हो जाए। वह भी रीवा से इतना प्यार करता है कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था। इंडिया में बैठी रीवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभय की खोज खबर कैसे ले, इस बारे में उसने अपने मौसा से बात की। वे IFS में थे और इस समय अमेरिका में पोस्टेड थे। उन्होंने सलाह दी कि रीवा को सिंगापुर जाना चाहिए। सिंगापुर पहुंचकर रीवा ने जब कंपनी में कांटेक्ट किया तो सच का पता चला। बहुत बार चक्कर लगाने और जॉन से मिलने पर ही वह इस सच को जान पाई थी। सच्चाई जानने के बाद उसके पांव तले की ज़मीन खिसक गई। अभय को बेईमान मानने को उसका दिल तैयार नहीं था, पर पल भर को तो उसे भी लगा कि जैसे अभय ने उसे धोखा दिया है। अपने मौसा को उसने सारी जानकारी दी और कहा कि वह इंडियन हाई कमीशन को इस मामले में डालकर अभय को छुड़वाए। रीवा को अपने सामने खड़ा देख अभय सकपका गया। तुम यहाँ कैसे, कब आई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन मानो रीवा, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ कितना अकेला पड़ गया था। घबराहट में अभय से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। मुझ पर तुम यकीन है अभय, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रीवा के मौसा के इन्फ्लुएंस और इंडियन हाई कमीशन के दखल से अगले 2 दिन में अभय जेल से बाहर आ गया। रीवा, आई एम रियली सॉरी, पर मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर न चली जाओ।
सब भूल जाओ। अबे मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, लेकिन अब तुम सिंगापुर में नहीं रहोगे, इंडिया चलो, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना। हम कम में गुजारा कर लेंगे पर रहेंगे साथ। कंपनी के पैसे कंपनी से हिसाब लेने पर चुका देंगे, कम पड़ेंगे तो कहीं और से प्रबंध कर लेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हारे यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगी। दूसरे देश में पैसे कमाने से तो अच्छा है कि अपने देश में दो सूखी रोटियां खाकर रहना। कम से कम वहाँ अपने तो होते हैं। इस पराये देश में तुम कितने अकेले पड़ गए थे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलने की तैयारी करो। रीवा के हाथ को मजबूती से थामे हुए अभय ने जैसे सहमति दे दी। वह खुद भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से निकल रीवा के साथ रहना चाहता था। तो गाइज़, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी दीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद।